गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बितान बुक का जो चैप्टर्स पढ़ा था, अभी हम आरओ बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरओ बुक का फर्स्ट चैप्टर है नमक का दारोगा। चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो अभी हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में, नमक का जो दारोगा है उस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा अभी हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जीवन के साहित्य का स्थान जो इन्होंने लिखा है, इनकी जो लाइन है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। साहित्य जो है वो, साहित्य में जादू की लकड़ी है, ऐसी लकड़ी है जादू की कि इसमें पशुओं हों, ईंट पत्थर हों, ये जो है जो ईंट पत्थर जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी सजीवता ला देती है। पेड़ पौधे हैं, इनमें एक आत्मा का विश्वास करा देती है, आत्मा का दर्शन करा देती है। ये कौन कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम मतलब बचपन का जो नाम था धनपत राय था। जन्म इनका 1880 में लमई गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके कौन कौन नॉवल हैं। ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, ये इनके उपन्यास हैं। और इनकी कहानी कौन कौन सी हैं? सोजे वतन, मानसरोवर, आठ खंड में गुप्त धन, ये इनकी कहानी संग्रह हैं, फेमस जो हैं, प्रसिद्ध जो हैं। और इनके नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। और इनके जो निबंध हैं वो हैं कुछ विचार और विविध प्रश्न। इनका जो जन्म हुआ था 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। और ये 56 ईयर में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। 56 साल इन्होंने अपना जीवन जिया था। हिंदी साहित्य के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। देखिए, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी कथा साहित्य जो है उसके सबसे शिखर पुरुष, शिखर मतलब सबसे ऊंचे पुरुष, मतलब पहले स्थान पर इनका नाम आता है। पहले स्थानों की जो श्रेणियाँ हैं, उच्च श्रेणियों में इनका नाम आता है। किनका? मुंशी प्रेमचंद का। कथा साहित्य के इस शिखर पर पुरुष बचपन के अभाव में बीता। कथा साहित्य के जो ये शिखर पर पहुँचे थे, इनका बचपन जो था हमेशा अभावों में, परेशानियों में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा खत्म हुई, फैमिली प्रॉब्लम थी, पारिवारिक समस्याएं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इन्होंने बीए तक पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, इंग्लिश सब्जेक्ट से क्या करना चाहते थे? एमए। लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। लेकिन पढ़ाई के अलावा उनके ऊपर अपने घर का भी बोझ था, इसलिए अपने जीवन जीने के लिए इन्होंने नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। सरकारी भी नौकरी इन्हें मिल गई थी, लेकिन महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था 1920 में जो उन्होंने चलाया था, उसमें इन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी, सक्रिय रूप से एक्टिव रहे थे उसमें, जिसकी वजह से इनको उस नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो सरकारी जो नौकर्स थे, जो असहयोग आंदोलन में जिन्होंने साथ दिया था, उनसे नौकरी छीन ली थी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन, देश के जो आज़ादी के आंदोलन होते थे, उनसे जुड़ने के बाद भी ये अपना लेखन का जो कार्य है वो सही रूप से चलाते रहे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे, और अब आंदोलनों में भी हिस्सा लेते रहे, खुद और अपनी पत्नी दोनों शिवरानी के साथ। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं के सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं। उनका जो जीवन का जो राजनीतिक जो संघर्ष था, वो सामाजिक संघर्ष बनकर हमारे सामने आया। उनके जीवन में यथार्थ और आदर्श, यथार्थ मतलब उन्होंने जो काम देखा था उसको करके दिखाया, जैसा देखा उसको करके दिखाया। और आदर्श, उनके जो जीवन के जो उनका जो जीवन था उसको आदर्श मानकर हमें जीने की प्रेरणा भी दोनों ही मिलती है। हिंदी साहित्य में इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा का विकास काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। हिंदी साहित्य की में कहानी और उपन्यास जो हैं उनका अगर काल विभाजन किया जाए, उनका जो टाइमिंग जो है वो डिवाइड किया जाए, तो प्रेमचंद के टाइम को ही, प्रेमचंद को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर ही किया जाएगा।
प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग, मतलब प्रेमचंद से पहले का युग और एक जो टाइम आएगा प्रेमचंद का युग जो प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी थी, और प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेमचंद्र के मरने के बाद का युग। तो ऐसे उनको सेंटर में रखकर ही काल विभाजन किया जाएगा, किसका? हिंदी साहित्य का। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। निर्विवाद मतलब प्रेमचंद की इतनी इम्पोर्टेंसी, इतनी महत्वता है कि इसके लिए कोई भी विवादास्पद कोई बात नहीं है कि प्रेमचंद इतने फेमस थे। अब हर कोई बात होती है उसमें कोई ना कोई विवाद होता है कि नहीं वो फेमस नहीं थे, उनके समकक्ष वो भी लेखक थे, वो भी कवि थे, वो भी उनके समकक्षी थे, उनके बराबर ही लिखते थे। तो ऐसा नहीं है, इनके टाइम पर यही एक निर्विवाद थे। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी उपन्यास की विधा को कल्पना रोमानियत धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन को प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की जो विधाएं उनको पहले जो कहानी जो धुंधलेपन से दिखाई देती थी, धुंधले से निकालकर उन कहानियों को यथार्थ करने का, कि कहानी कोई पढ़े तो उनको एज इट इज ऐसा फील हो कि नहीं ऐसा हुआ होगा। पहले जो कहानी थी वो काल्पनिक थी, उन्होंने यथार्थ कहानियाँ और ज़मीन से जुड़े किस्से लिखने की परंपरा इनसे ही जुड़ी है। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा है। कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भाषा होती है, हिंदी और उर्दू जो मिक्स होती है उसे हिंदुस्तानी भाषा जो है उसका, इनका हिंदी उर्दू मिक्स भाषा का इनका सबसे ज़्यादा उसमें योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनके यहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा पूरे ठाट बाट से, मतलब उनके वहाँ पर वो उस समय यही लैंग्वेज जो थी हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू जो मिक्स थी उसको वो एक सुचारू रूप से चलने लगी। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग, रोमानियत के तीन बीन से ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास, पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसा उपन्यास, सामाजिक जीवन की कहानी को आधार मानते हुए यथार्थवादी कला के रूप में आए। और वो कथाकार तो थे ही, लेकिन उनके कथाकार के साथ साथ उन्होंने लोगों की कहानी जो थी उनको यथार्थ करने के लिए, जैसे उन्होंने एक उनकी कहानी है पंच परमेश्वर, सेवा सदन जो है उनका क्या है? उपन्यास है, जिसको हम मानते हैं तो वो सामाजिक जीवन के ऊपर ही ये दोनों लिखे गए हैं, इनकी दोनों रचनाएँ हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यह कहानी उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मकों के प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं को और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये उपन्यास जो हैं इनके, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ये इनकी कहानियाँ हैं। बाद में उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई। पहले उनकी जो रचनाएं थी उनमें आदर्शवादी प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति कम हो गई और वो धीरे धीरे वह ऐसी स्थिति तक पहुँचे जहाँ पर कठोर वास्तविकता का प्रस्तुत करने में किसी तरीके का समझौता नहीं करते थे। और वो धीरे धीरे ऐसी रचनाओं करने लगे कि जो कठोर वास्तविकता थी, जो रियल में वास्तविकता थी, उसको वो लिखने में कोई भी झिझक नहीं करते थे। गोदान उपन्यास, पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ उनके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ नीचे दी गई कहानी नमक का दरोगा, अभी आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे नमक का दरोगा। नमक का जो दारोगा है, ये जो कहानी है जो प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, मतलब बहुत फेमस कहानी है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक मुकम्मल उदाहरण है। आदर्शवादी जो है अपना जो कर्तव्य के प्रति निष्ठा है उसको इस कहानी में देखने को मिलेगी। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें, धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। इसमें जो कहानी है उसको एक कहानी का जो संदेश है वो ये है कि धन जो है, धन के ऊपर धर्म की जीत कैसे होती है, वो इस पूरी कहानी में आपको देखने को मिलेगा। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्व्रति और असद्व्रति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। धन और धर्म को हम हमेशा सद्व्रति, अच्छी व्रति, धन को असद्व्रति कहते हैं, धर्म को सद्व्रति, धन को बुराई, धर्म को अच्छाई, धन को असत्य और धर्म को सत्य, यह भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपदीन और मुंशी बंसीधर नामक पात्रों से किया गया। कहानी में इनका जो प्रतिनिधित्व है, जो बताया गया है कि वो मुंशी बंसीधर हैं और
मुंशी बंशीधर तो किस पर अड़े हुए हैं? धर्म पर। पंडित आलोपदीन वो किस पर अड़े हुए हैं? अपने धन पर। पंडित आलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। पंडित आलोपदीन जो है अपने धन की महिमा का, धन का उपयोग कर उनको नौकरी से हटवा देते हैं। किनको? मुंशी बंशीधर को। लेकिन अंत सत्य में आगे उनका सिर झुक जाता है, लेकिन लास्ट में आकर धर्म के आगे धन झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। वो उनकी ईमानदारी से खुश होकर अपना जो सरकारी नौकरी में जो उनको जो सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा सैलरी, उससे ज़्यादा तनख्वाह और भत्ते के साथ उसे अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जो जायदाद थी उसका परमानेंट मैनेजर नियुक्त करते हैं। और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी से कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपके सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुँह रोबत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कि मैं भी परमात्मा से यही करता हूँ कि आपको हमेशा उद्दंड मतलब अपने काम पर करने वाला, और उखड़ जिसे बोलते हैं, और धर्मनिष्ठ, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला आपको वही दरोगा बनाए रखे जो आपको वहीं जिस रात हमारी और आपकी उस नदी के किनारे बहस हुई थी। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। कहानी जो है, इस कहानी में देखा जाता है कि न्यायिक व्यवस्था जो है, अपना जुडिशियल सिस्टम जो है, कोर्ट जो है, अपना जो अपनी न्याय व्यवस्था है उसमें कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन में अपने जो पद हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको ये आपको दिखाती है, उसको उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर है इस कहानी की बड़ी खूबी है। जिस प्रकार अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था, और चक्रव्यूह तोड़कर वो अंदर तो चले गए थे, लेकिन उन पर उस जो युद्ध का जो नियम था कि एक व्यक्ति पर एक ही वार कर सकता, लेकिन उन पर एक साथ कई 10, 15, 20 लोग एक साथ टूट पड़े थे और वो अकेले रह गए थे और उनकी जान चली गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो ईमानदार है, तो ईमानदारी जो है वो एक अकेली खड़ी हुई है, निहत्था, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलेगा, उदाहरण देखने को मिलेगा। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसे यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देते हैं। मानव चरित्र पर हमेशा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई बुराई नज़र आती है, और इस कहानी में अंत में सत्य की ही जीत के साथ होता है धन। और इस कहानी में लास्ट में जो जीत होती है वो किसकी होती है? सत्य की ही जीत। नमक का दारोगा, अब आपका जो चैप्टर्स है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यापार करने का निषेध हो गया, लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जब नमक का एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु जो है उनका व्यवहार निषेध हो गया, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त वस्तु ही है नमक, इसको हम बनाते हैं, लेकिन देन किसकी है? ईश्वर की है। इसका लोग चोरी छुपे से व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात का मतलब शुरू होना। छल प्रपंचों का शुरू हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से, कोई रिश्वत देता और कोई अपना चालाकी से काम निकाल लेता। अधिकारियों के पोंबारे थे। पोंबारे के मतलब मजे थे। अधिकारियों की क्या थे? मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी जो था, पटवारीगिरी के पद को, ऊंचे पद को छोड़कर लोग इस विभाग में बरकंदाजी, इस विभाग में चपरासी की नौकरी करने के लिए लालायत थे। इसमें दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। इस विभाग में दरोगा पोस्ट मिल जाए उसके लिए तो वकील जो होते थे उनका भी मन ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। यह उस समय की बात है जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। और कौन सी लैंग्वेज का यहाँ पर प्रबलता थी? फारसी लैंग्वेज का। प्रेम कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाते थे। प्रेम कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर जो फारसी के जो लोग होते थे वो सबसे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की ब्रे कथा समाप्त करके मजनू और फराद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी बंशीधर थे
वो भी अपने जो उनके जो रचनाएं थी, कौन कौन सी रचनाएं थी, जुलेखा की ब्रे कथा उसको ख़त्म किया, मजनू फराद के प्रेम वृतांत, नल नील की लड़ाई, इनको ख़त्म करके वो रचनाएं करने के अपने रोजगार की तलाश में वो निकले थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, उनके जो पिता थे वो एक अनुभवी पुरुष थे, उन्हें नॉलेज था, समझाने लगे कि बेटा, उनको समझाने लगे जब वो नौकरी की तलाश में निकलने लगे, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए, लड़कियां हैं कि वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे के वृक्ष हो रहा हूँ, ने मालूम कब गिर पड़ूँ। कि आप घर की दशा तो देख ही रहे हो, बिल्कुल कैसी है, दयनीय है, बहुत बेकार हो रही है, हम ऋण के नीचे दबे हुए हैं। किसके नीचे? हमारे ऊपर कर्जा है। और जो लड़कियाँ जो हैं, आपकी जो बहनें हैं, वो घास फूस की तरह बढ़ती हुई चली जा रही हैं, टाइम होने पर, जवान होने पर उनकी शादी भी करनी है। मैं बिल्कुल कगारे का वृक्ष हूँ, कगारे का मतलब किनारे पर खड़ा हूँ, पता नहीं कब गिर जाऊँ। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो, मेरे मरने के बाद आप ही इस घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। नौकरी में हमेशा ओहदे पर ध्यान मत देना कि पोस्ट पर ध्यान दोगे, मेरा ऐसा ओहदा होना चाहिए ऊंचा, ओहदे को मत देखना आप। ये तो नौकरी तो पीर की मजार है। मजार जो होती है ना, मजारों पर जो चढ़ावे आते हैं ना, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मजार पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर तो आपको तो हमेशा चढ़ावे पर ध्यान देना चाहिए, मतलब उस पर आने वाली इनकम, ओहदे को नहीं देखकर आपको जिस पोस्ट पर ज़्यादा इनकम हो उसको नौकरी को करना, ये समझा रहे हैं उनके पिता। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर कुछ सैलरी के अलावा, तनख्वाह के अलावा कोई अलग से इनकम हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। आपकी जो सैलरी है, जो मासिक वेतन है, वो तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णिमा का चांद होता है जो सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई देता है, पूर्णमासी के दिन, और पूर्णमासी के दिन बाद वो धीरे 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 छोटा होता जाता है और अमावस्या तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वही आपकी जो है वो तनख्वाह तो आपकी पूर्णिमा का चांद है। आपको ऊपरी आय का बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है, हमेशा बहता रहता है, जिससे आपकी सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उससे बरकत होती है। वेतन जो है, तनख्वाह जो होती है, वो मनुष्य देता है। कौन देते हैं? इंसान, मनुष्य देता है। आप कहीं भी काम करोगे तो आपका मालिक आपको तनख्वाह देगा, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती। और जो ऊपरी आय है वो ईश्वर देता है, इसलिए उसमें हमेशा क्या होती है? बरकत होती है, मतलब उसमें बढ़ता ही चला जाता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? वैसे तुम खुद पढ़े लिखे हो, आपको मैं क्या समझाऊं? आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय में आपको विवेक मतलब नॉलेज की, आपके दिमाग की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसरों को देखो, उसके उपरांत उचित समझो जो करो। मनुष्य को देखो, अपनी आवश्यकताओं को देखो, अपने अवसरों को देखो, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। गरज वाला जो आदमी है, अगर किसी के आपसे उनका कोई काम निकलता है तो उनके साथ कठोरता से रहो, तो उसमें लाभ ही लाभ है। आप जितना कठोर रहोगे, उसकी गरज है वो आपको उतना ही आपके सामने नम्र रहेगा। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। लेकिन जो बेगरज जो लोग होते हैं, उनको अपने नीचे दाव पर लेना बहुत कठिन होता है। गरज वाला तो आपके नीचे ही रहेगा। इन बातों को निगाहों में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। ये जो बातें हैं, इनको आप निगाहों में बांध लो, ये मेरी जो कमाई है, ये जन्म भर की कमाई, मेरा मूल मंत्र यही है, मेरा यही ज्ञान है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। ये उपदेश बताया उन्होंने, फिर आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। इस बहुत बड़े संसार में उनका मित्र जो था वो धैर्य था, और रास्ता दिखाने का जो पथ प्रदर्शक था वो उनकी बुद्धि थी, और उनका जो सहायक था, सहायता करने वाला, वो उनका आत्मावलंबन मतलब खुद का काम खुद करना। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, अच्छे शकुन से, घर से एक अच्छे शकुन से चलना, जो शगुन होते हैं कि नहीं। और वो जाते ही उन्हें कौन सी नौकरी मिल गई? जाते ही नमक के विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और नमक विभाग में जाते ही दरोगा बन गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वेतन भी अच्छा था और इनकम, ऊपरी इनकम का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ने समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आसलता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो उन्हें नमक का दरोगा, जब नमक विभाग में दरोगा पद जब उन्हें मिला, तो ये खुशी जब उनके पिताजी को उन्होंने ये संवाद
ये मैसेज सुना, ये संदेश सुना तो फूले नहीं समाये। उन महाजन जो जिन्होंने उनके लिए उनके ऊपर कर्जा था, जो महाजन थे, वो थोड़े नरम पड़े, मतलब कि अब तो पैसा आएगा ही आएगा। और एक आशा की जो लहर थी वो उनके लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। उनके जो पड़ोसी थे वो उनसे जलने लगे, हृदय में सूल उठना मतलब उनसे घृणा करने लगे, क्योंकि अब तो इनकी घर में क्या होगी, इनकम होगी, पैसा होगा और ये तरक्की कर जाएंगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय, सर्दियों के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के जो सिपाही थे, चौकीदार थे, वो नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए भी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। बंशीधर को दरोगा पोस्ट पर आए हुए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने कार्यकुशलता, उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। लेकिन 6 महीने से पहले इस कम समय में ही उन्होंने अपना जो कार्य था, उत्तम व्यवहार था, कार्यकुशलता थी, डेडिकेशन था, उससे अफसरों का मन मोह लिया था। और मुंशी बंशीधर पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। कौन? जो भी अफसर थे वहाँ के। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। नमक का जो दफ्तर था, ऑफिस था, उससे 1 मील दूर, 1 मील मतलब 3 किलोमीटर दूर जमुना नदी जो थी वो बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, और उस नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, किसका? नावों का, जिससे उस पार उस दूसरे पार जाया जा सके। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद में सो रहे थे। दरोगा जो थे अपने दरवाजे बंद कर किए हुए थे रात में, और मीठी नींद में सो रहे थे। मीठी नींद में जब दरोगा थे वो सो रहे थे, अचानक उनकी आंख खुली। रात को उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लालों का कोलाहल सुनाई दिया। उनकी रात में जब आंख खुली तो रात में नदियों का जो प्रभाव था, नदी की बहने की आवाज़ की जगह उनका जो था वो वहाँ पर देखा कि उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। मल्लाल जो थे, जो नाव चलाने वाले थे, उनका कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, वो खड़े हुए। इतनी रात में क्या गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती हैं? कि इस रात में गाड़ियाँ जो हैं वो नदी के पार क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को प्रश्न किया, उनका तर्क दिया, उसको तर्क ने भ्रम को, उनका जो डाउट था उसको पुष्टि दे दी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात के बातों में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे, और घोड़े पर बैठे और पुल के पास आ पहुँचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? उन गाड़ियों को उन्होंने डांटा और पूछा, किसकी गाड़ियाँ? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपदीन की। बोला, कौन पंडित आलोपदीन? बोला, दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंके, आश्चर्यचकित हुए। मुंशी बंशीधर थे वो एकदम चौंक गए, क्योंकि पंडित आलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। पंडित आलोपदीन जो तो वो इस इलाके के सबसे फेमस जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े काम कौन ऐसे थे जो उनका ऋणी नहीं था? छोटे से लेकर बड़े आदमी तक ऐसे बहुत सारे लोग थे उन्होंने जिन्होंने उनसे कर्जा ले रखा था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और मेहमान होते थे। अंग्रेज जो अफसर होते थे उस समय उनके इलाके में शिकार खेलने आते, उनके मेहमान होते, उनके घर पर ही रुकते। 12 मासों सदा व्रत चलता, हर महीने की सदा व्रत चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वे जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हमें पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि इन गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? कानपुर। बोले, इन गाड़ियों में क्या है? सब चुप हो गए। फिर दोबारा से उनसे पूछा कि सब गूंगे थोड़ी हो गए आप, इनमें गाड़ियों में है क्या, वो आप बताइए। जब इस बार कोई उत्तर नहीं मिला तो घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, तो घोड़े को आगे ले गए और गाड़ी के पास ले गया। भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले थे, उसमें क्या थे? नमक के ढेले। पंडित आलोपदीन सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ी रोक दी है, घाट पर खड़े हैं, आपको बुलाते हैं। बोले, महाराज जी, दरोगा ने गाड़ी को रोक दिया है और वो घाट पर खड़े हैं, आपको वहाँ पर बुला रहे हैं। पंडित आलोपदीन को लक्ष्मी जी पर बहुत बड़ा विश्वास था, पैसे पर बहुत बड़ा विश्वास करते थे। कौन? आलोपदीन। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। नीति जो है, नियम और न्याय सब लक्ष्मी के ही खिलौने। कोई भी न्याय वो पैसे देकर आप कैसा भी अपना न्याय दिलवा सकते हो।
इन्हें वे जैसा चाहती है न चाहती है। लेटे लेटे गर्व से बोलो चलो हम आते हैं, यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, शॉल जो होती है उसको ओढ़े हुए, दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो बोलिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी हैं? हम जो ब्राह्मण हैं उन पर तो आपका हमेशा आशीर्वाद रहना चाहिए। बंशीधर थोड़े कड़े स्वर में बोले, सरकारी हुक्म बोला, आप ये सरकारी हुक्म है, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। सरकारी ड्यूटीज़ में मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी नमक का दरोगा हूँ, जो डिपार्टमेंट से जो कोई गलतियाँ या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, उसका रोकने का मेरा काम बनता है। पंडित आलोपदीन से उन्होंने, बंशीधर ने उनसे ये कहा। तो पंडित आलोपदीन से उनको धन पे तो बहुत बड़ा विश्वास था ही। उनको पता था कि हम बंशीधर के पास जाएंगे, कुछ ले दे के उनसे बात बनेगी, उनको कुछ रिश्वत देकर अपनी गाड़ियों को फ्री करा लेंगे, क्योंकि वो ये काम बहुत दिनों से करते थे और जो दरोगा थे वो उनसे रिश्वत लेते थे, रिश्वत लेकर अपना काम जो था वो निकाल लेते थे पंडित आलोपदीन।